Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to start a new chapter that is reproductive health. And in this chapter we will study about methods of contraception, about the different STDs, sexually transmitted disease and ART. That is वो टेक्निक्स जो कि ऐसे स्ट्राइल कपल्स के लिए यूज़ की जाती है जो अपना यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उन टेक्निक्स के थ्रू दे कैन प्रोड्यूस द यंग वंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अकॉर्डिंग टू द WHO, एंड ये जो डेफिनेशन है जो WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है, ये नीट 2019 में इट वाज अ क्वेश्चन. नीट 2019 में पूछा गया था that what is reproductive health according to WHO, that is World Health Organization. According to the WHO, reproductive health is a state of well-being of all aspect that is physical, mental, social and emotional. It is a state of well-being of all aspects of reproductive system. सारे एस्पेक्ट में फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल जो बिहेवियर है वो भी इंक्लूड किया जाता है. In 1951, the family planning program was introduced in India and now it is renamed as Reproductive and Child Health Care Program, that is RCH. RCH, that is Reproductive and Child Health Care Program. 1961 से 1966 तक इंडिया में IUDs को इंट्रोड्यूस किया गया, that is intra-uterine devices, and in 1971 MTP Act was introduced. MTP Act, that is Medical Termination of Pregnancy. अगर किसी भी फिटस के अंदर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो फीमेल उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकती है और वो अबॉर्शन लीगल होगा अकॉर्डिंग टू द MTP. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद द RCH? कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? फर्स्ट, दैट वाज लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जो लोग थे वो जागरूक नहीं थे. सेकंड, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं और वेनरल डिजीज इनको भी कहते हैं, STD या वेनरल डिजीज. मिथ्स, ठीक है, कुछ ऐसे जो परंपराएं चली आ रही थी, कुछ एथिकल इश्यूज थे, ऐसे कुछ मिथ थे जिनके कारण जो RCH है इसको लोग अपनाना नहीं चाहते थे. और इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया गया, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई? फर्स्ट, अवेयरनेस, क्योंकि अगर लोगों में नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो उनको अवेयर करना पड़ेगा. और अवेयर कैसे करेंगे? कुछ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से. स्कूल के अंदर जो स्कूल करिकुलम है उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाए, ठीक है. ऑडियो विजुअल जो कुछ प्रिंट मीडिया की हेल्प से या फिर जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हेल्प से, न्यूज़पेपर्स की हेल्प से इन सब के बारे में अवेयर किया जाए, नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है. जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज किया गया और जो फीमेल की मिनिमम एज शुड बी 18 और मेल की 21 होनी चाहिए. अगर उससे कम एज में मैरिज होती है तो वो इलीगल होगा. न्यूट्रिशन के बारे में कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उनको किस टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए. और अबाउट द IUDs, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. नेक्स्ट इज डेमोग्राफी. डेमोग्राफी, दैट इज अबाउट स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है. और जब पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं और उसके अंदर एक एक्सप्लोजन आता है, उसकी ग्रोथ में अगर एक एक्सप्लोजन आता है तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी हो जाता है। और ये पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है कि कितने पॉपुलेशन है, दैट इज़ बाय सेंसस।
ठीक है, सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन जो कैलकुलेट की जाती है, एक सिस्टमैटिक कैलकुलेशन की जाती है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। पहला जो सेंसस है 1871 में स्टार्ट किया था, ठीक है। हर 10 साल में ये कैलकुलेशन होती है जिसको जनगणना कहते हैं। और जो लास्ट सेंसस था दैट वाज इन द 2011 एंड इट वाज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 1.2 बिलियन, जिसमें जो यूपी है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट था और सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था। नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, रहने के लिए जगह नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो उसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, कुछ मेथड्स को अपनाया जाएगा, और वो मेथड्स जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वो मेथड्स जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं दे आर नोन एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बहुत सारे हैं, नेचुरल है, बैरियर है, सर्जिकल है, मेडिकल है, ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज IUD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो जो पहला है दैट इज द नेचुरल मेथड, और इसमें आता है सेफ पीरियड दैट इज अवॉइड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग द 14th to 17th day of menstruation, and this period is known as the safe period because इस टाइम पे ओवुलेशन होगा तो एग रिलीज होगा, और एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सेकेंड, एब्सटेन और अवॉइड स्पर्म डिपोजिशन इन वेजाइना, एंड द थर्ड, लैक्टेशनल एमेनोरिया आफ्टर पार्चुरेशन ऑलमोस्ट अबाउट 6 मंथ। हालांकि ये जो डेटा है वेरी करता है, ठीक है, NCERT में भी 6 महीने 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड दिया हुआ है, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है, वो भी वेरी करता है। तो ड्यूरिंग द लैक्टेशन मतलब एक मदर अपने बेबी को, अपने जो इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करती है, उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस के कारण ओवुलेशन नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेक्स्ट इज द बैरियर मेथड, एंड बैरियर दैट इज the barriers used to avoid the fusion of the male and female gametes. In male, the condoms are used, and for the females, cervical cap and diaphragms are used. Next method that is intrauterine contraceptive devices. ऐसे डिवाइसेस जो फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं, और ये डिवाइस कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण स्पर्म की मोटिलिटी मतलब मूवमेंट और स्पर्म की फर्टिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है, हार्मोनल लेवल चेंज कर दिया जाता है, और जिससे फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो मेथड्स हैं दे आर सेफ फॉर द फीमेल, and that is why these are largely adopted by the couples or by the females. तो ये जो methods हैं और रिमेनिंग जो मेथड्स हैं लाइक सर्जिकल, मेडिकल, MTP, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।